हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का 5th लेक्चर है। हम ऑलरेडी पिछले वीक 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं एंड आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म मींस आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके मॉडरेट फेज मींस नरमपंथी जो फेज था उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हमारे इस क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल बताना चाहूँगा। प्रेप आईएएस ने ये 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी लोगों के लिए फ्री है, एकदम निशुल्क है। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। एंड दोस्तों, 17 मार्च को हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था जो कि 20 जून तक चलेगा, क्योंकि 27 जून को इस बार 2021 प्रीलिम्स है, तो उससे पहले हम इसको ख़त्म कर देंगे। एंड दोस्तों, इस कोर्स की काफ़ी सारी खास बातें हैं, जैसे कि आईएएस का कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, एंड में 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे इस कोर्स में स्टैटिक एंड करंट दोनों ही पोर्शन पे ध्यान दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल एंड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर संडे को हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं जहां पे आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि सी सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, इसलिए हम सी सेट को भी कवर कर रहे हैं। एंड दोस्तों, हमारे इस क्रैश कोर्स की जो सबसे खास बात है वो है हमारी फैकल्टी। हमने ऐसी फैकल्टी चुनी है जिसे यूपीएससी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस है। दोस्तों, कौन से टॉपिक यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन फैकल्टी को अच्छे तरीके से पता है। एंड दोस्तों, आप इस फैकल्टी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एंड दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको डिटेल्ड शेड्यूल मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स में हमारे इस चैनल को, हमारे क्रैश कोर्स को आप बढ़ाइए, उसको स्प्रेड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी इस इनिशिएटिव का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर की और हम बात करेंगे कि जो इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म मींस आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके पीछे क्या कारण थे। दोस्तों, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। तो फ्रेंड्स, वी कैन डिफाइन नेशनलिज्म एज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म। जो देशभक्ति होती है उसका एक्सट्रीम फॉर्म हम नेशनलिज्म कह सकते हैं। मींस रिस्पेक्ट फॉर नेशन, रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, इंस्टीट्यूशन, और इसमें लोगों के बीच यूनिटी भी शामिल होती है। जब आप नेशन के प्रति, उसके इंस्टीट्यूशंस के प्रति, उसकी कल्चर के प्रति आपके मन में आदर भाव आता है, लोगों के बीच में एकता आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक राष्ट्रवाद है, एक तरह का नेशनलिज्म है। एंड दोस्तों, जब हमने 1857 की रिवोल्ट देखी थी तब हमने बात किया था कि 1857 की रिवोल्ट का एक फ़ायदा ये भी हुआ था कि लोगों के बीच में एक नेशनलिज्म की भावना जगने लगी थी एंड आने वाले 10, 20, 30 सालों में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। एंड दोस्तों, उसके क्या कारण थे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण था वो था एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है, इंडियन नेशनलिज्म ग्रू पार्टली एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज़। जी हाँ दोस्तों, कॉलोनियल पॉलिसीज़ का रिजल्ट था फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्टली एज ए रिएक्शन टू कॉलोनियल पॉलिसीज। जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उन पर जो रिएक्शन हुआ उसका भी एक फ़र्क पड़ा मॉडर्न नेशनलिज्म में। एंड दोस्तों, ये दोनों ही पॉइंट हम थोड़ी देर में क्लियर कर लेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो इंटरनेशनल इवेंट्स थे जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसकी वजह से भी जो हमारा मॉडर्न नेशनलिज्म था उसकी ग्रोथ होती है। इंडियन रेनेसेंस, जो भारतीय पुनर्जागरण था, जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे,
कल्चरल रिफॉर्म्स हुए थे, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, उसमें भी नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया था। एंड दोस्तों, जो ब्रिटिश लोगों ने भारत में मॉडर्नाइजेशन इनिशिएट किया था, भले ही वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो या फिर इंडस्ट्रीज़ में हो, एजुकेशन में हो, तो उसका एक ऑफशूट था। उसकी वजह से भी मॉडर्न नेशनलिज्म भारत में प्रमोट होता है। अब दोस्तों, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं कि डिटेल में कि क्या क्या फैक्टर थे। सबसे जो पहला फैक्टर था वो ये था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, 1857 की रिवोल्ट में जो हमारा एजुकेटेड क्लास था, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और उसका कारण मैंने आपको बताया था कि उन लोगों का ऐसा मानना था कि ब्रिटिश लोग भारत में मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे और ब्रिटिश रूल भारत के लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ लोगों को पता चल गया था कि भारत की बैकवर्डनेस, उसकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा कारण है कॉलोनियल रूल। और दोस्तों, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इससे अफेक्टेड था। अगर हम एजुकेटेड लोगों की बात करें तो उनके पास जॉब्स नहीं थी, वो अनएम्प्लॉयड थे, इसलिए नाराज़ थे। अगर हम किसानों की बात करें तो उनको पता था कि ये जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं, ये हमारे लिए काफ़ी बेकार पॉलिसीज़ हैं। हम इंडस्ट्रीज़ की, हम हैंडीक्राफ्ट की तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सभी लोगों को ब्रिटिश पॉलिसीज से काफ़ी गहरा नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, लोग समझ चुके थे कि जो इंडियन इंटरेस्ट है और जो कॉलोनियल इंटरेस्ट है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस चीज़ को समझने के बाद लोग यूनाइटेड होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। दोस्तों, ये ब्रिटिश पॉलिसी हैं, जो मैंने आपको शुरू में स्टेटमेंट दिया था कि फर्स्ट इज पॉलिसी और दूसरा रिएक्शन। तो ये तो है पॉलिसी। अब दोस्तों, ये पॉलिसी क्या थी? फ्रेंड्स, आपको पता है कि ब्रिटिश लोगों ने पूरे भारत पे अपना कंट्रोल कर लिया था। ऐसा पहले भी हुआ है, मौर्यन के टाइम पे, गुप्ता पीरियड में, बट जितने बड़े लेवल पे, जितना एरिया ब्रिटिश लोगों के पास था, उतना किसी के पास नहीं था। तो दोस्तों, इससे एक तो पॉलिटिकल यूनिटी आती है। दूसरा, जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि प्रोफेशनल सिविल सर्विस, यूनिफाइड जुडिशरी, इसके अलावा सिविल एंड क्रिमिनल लॉज को कोडिफाई किया था, जिससे सारे के सारे भारत के लोग एक ही सिस्टम से गवर्न होते थे। तो इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन होता है। तीसरी चीज़ आती है इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। दोस्तों, क्योंकि मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए थे, ठीक है, लाहौर में बॉम्बे का माल बिकता था, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि डिफरेंट रीजन्स के लोग अलग अलग तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए थे। अगला आता है इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भारत में आती हैं, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भारत में आते हैं, तो उससे होता क्या है कि एक जगह का मटेरियल दूसरी जगह आप बेच सकते हो। तो इससे अलग अलग क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़ गए। अगर मान लीजिए बंगाल में फेमाइन आई है, वहाँ पे अकाल पड़ा है, तो उसका इफ़ेक्ट पूरे भारत की जो मटेरियल की प्राइसेज होंगी उस पर पड़ेगा। तो लोगों को पता चलता था कि यार बंगाल में क्या चीज़ हो रही है। तो इससे इकोनॉमिकली भी लोग एक दूसरे से जुड़ गए थे। उसके अलावा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि रेलवेज, ठीक है, इसके अलावा पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था एंड टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया था। तो इससे हुआ क्या कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी आसान हुआ। लोग अपने आइडियाज़ को, ठीक है, अपनी ओपिनियंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कामयाब हुए थे। तो इस तरह से लोग क्या है, यूनाइटेड होने लगे थे। एंड दोस्तों, अगला जो पॉइंट आता है वो है वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। ये भी ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी थी, ठीक है दोस्तों। तो पॉलिसी वाले सेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्रिटिश लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन भारत में स्टार्ट की थी, जिसमें मॉडर्न साइंटिफिक वेस्टर्न आइडियाज़ को शामिल किया गया था। तो इसके माध्यम से जो भारतीय लोग थे, जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको मिल्टन, मिल्स, रोसो, वोल्टायर के फिलोसॉफी को समझने का मौका मिला। जो नए नए टर्म्स थी, जैसे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ क्या होती हैं, नेशनलिज्म क्या होता है, तो इसके बारे में लोगों को पता चला। एंड दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज का एक सबसे बड़ा रोल ये भी था कि जो डिफरेंट रीजन्स के जो लोग थे, उनको एक कॉमन लैंग्वेज मिली, जिसमें वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक कम्युनिकेशन का मीडियम मिला इस इंग्लिश लैंग्वेज से।
तीसरा जो पॉइंट था कि काफ़ी सारे लोग डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, इंजीनियर्स थे, तो उनको प्रोफेशनल पर्पस से इंग्लैंड जाना होता था। और जब वो इंग्लैंड जाते थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी ब्रिटेन के ही गवर्नमेंट है और किस तरह का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। बट वहीं जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस तरह से लोगों को डिफरेंस देखने को मिला और उसका कारण था ये एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, अब जो अगली जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है कि ये जो एजुकेटेड क्लास थी, जो पढ़ी लिखी क्लास थी, ये बाद में एक नई क्लास बन के सामने आती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। ठीक है दोस्तों, तो इसने बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, राइट। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन की, बट दोस्तों यहाँ पे हमें समझना होगा कि मॉडर्न एजुकेशन की वजह से नेशनल मूवमेंट क्रिएट नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसने केवल इतना काम किया था कि जो इंडियंस थे उनको वेस्टर्न थॉट्स दिए थे कि ये वेस्टर्न थॉट्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट के होने का जो मेन कारण था वो क्या था? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस। ठीक है, उसका कारण मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी। मॉडर्न एजुकेशन की वजह से केवल लोगों को वेस्टर्न थॉट्स का आइडिया हुआ और उसकी वजह से लोगों ने लीडरशिप को अज्यूम किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा डायमेंशन भी है। हमने कहा कि इंग्लिश एक कॉमन कम्युनिकेशन का मीडियम बन के उभरी थी। फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था। अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो संस्कृत थी हमारे पास, वो भी एक कॉमन लैंग्वेज थी। ठीक है, और दूसरा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जापान की, अगर हम बात करें चाइना की, तो वहाँ पर भी मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक थॉट्स लोगों के पास आए और वहाँ पे इंग्लिश का रोल इतना था नहीं। वहाँ पे लोकल लैंग्वेज की वजह से ही लोगों को ये थॉट्स मिले थे। तो इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा ओवर एम्फेसिस नहीं करना चाहिए कि इंग्लिश एजुकेशन की वजह से ही हुआ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर हम थोड़े टाइम बाद देखें तो ये जो इंग्लिश एजुकेशन थी ये एक बैरियर बन के सामने आती है। क्यों? क्योंकि एक सर्टन केवल एक ही सेक्शन के पास ये सुविधा थी कि वो इंग्लिश एजुकेशन ले सके। पर अगर हम ग्रास रूट लोगों की बात करें, किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। उनको तो जो लोकल लैंग्वेज थी वही आती थी और इस वजह से उनको काफ़ी टाइम लगा इन आइडियाज़ को समझने में, और इवन आज भी काफ़ी लोग नहीं समझते हैं। एंड आगे हम देखेंगे कि जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने फोकस किया वर्नाकुलर लैंग्वेज का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नए नए आइडियाज़ मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, ये भी ब्रिटिश पॉलिसी थी जिसकी वजह से नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है। ये प्रेस एंड लिटरेचर का मेन फंक्शन क्या था कि इसके माध्यम से लोग ऑफिशियल पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते थे। सबसे पहला, इसके माध्यम से अपील की जाती थी कि लोग यूनाइटेड हों। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो अपने आइडियाज़ को, अपनी ओपिनियंस को इन माध्यमों से दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे, जिसकी वजह से लोगों को नए नए जो आइडियाज़ थे, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानने का मौका मिला था। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। ये एक रिएक्शन था ब्रिटिश पॉलिसीज़ था। ब्रिटिश लोग क्या बोलते थे कि इंडियंस जो हैं वो केवल फॉरेन रूल के लिए ही बने हैं, वो खुद से अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते हैं और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। ठीक है, ये उनका कहना था। तो इसके चलते काफ़ी सारे प्रयास हुए। मैक्स म्यूलर, भंडारकर, मित्रा, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने काफ़ी इसको एनालाइज किया और उसके बाद भारत के पास्ट की एक डिफरेंट, एक न्यू पिक्चर प्रेजेंट की कि हमारे यहाँ पे भले गुप्ता काल हो, मौर्य काल हो, अकबर का टाइम हो, हमारे यहाँ पे अच्छे से अच्छे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। ट्रेड काफ़ी अच्छी थी, हमारा काफ़ी अच्छा हेरिटेज था, आर्ट्स थी, कल्चर थी। तो इससे लोगों में क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो यूरोपियंस हैं वो भी आर्यंस के ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, तो इससे भी लोगों को मोटिवेशन मिला। एंड दोस्तों, ये जो मिथ क्रिएट किया गया था यूरोपियंस के द्वारा,
कि इंडियंस केवल और केवल फॉरेन रूलर्स के अधीन ही रह सकते हैं, इस मिथ को भी तोड़ा गया था। तो ये था रिएक्शन था ब्रिटिश पॉलिसीज़ का, जो मैं शुरू में बात कर रहा था। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। तो ये रिफॉर्म्स मूवमेंट्स क्यों हुए थे? ताकि जो सोशल एविल्स हैं, जैसे सती हुआ, कास्ट हुआ, जिसने हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को डिवाइड करके रखा है, उनको हटाया जाए। और इस इन रिफॉर्म्स की वजह से भी हमारे जो नेशनलिज्म की भावना थी उसको प्रमोशन मिला, क्योंकि ये एविल्स को हटाया गया था। इसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स थे वर्ल्ड में, जो डिफरेंट फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे, लिबरेशन मूवमेंट चल रहे थे, जैसे कि ग्रीस में था, इटली में था, आयरलैंड में था, तो उसका भी हमारे इस नेशनलिज्म पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, जो कि एक रिएक्शन था। जितनी भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, जैसे कि एजुकेशन की पॉलिसी हुई, तो उससे क्या फ़ायदा मिला? एक नई क्लास उभर के सामने आती है, मिडिल क्लास, जो कि एक प्रोमिनेंट क्लास होती है, पढ़ी लिखी क्लास होती है, जिसको नए नए आइडियाज़ के बारे में पता होता है, जिसको अच्छी खासी नॉलेज होती है। और बाद में हम देखते हैं कि जब कांग्रेस बनती है तो उसके पीछे इसी क्लास का एक अहम रोल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है रिएक्शनरी पॉलिसीज़ एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। ये भी एक रिएक्शन था। फ्रेंड्स, जो वाइट लोग थे, जो कि ब्रिटिश लोग थे, जो यूरोपियन लोग थे, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। वो ये बोलते थे कि जो हमारी रेस है, जो हमारी नस्ल है, वो सबसे अच्छी है, और जो इंडियन लोग हैं, जो उनकी जो रेस है, वो इन्फीरियर है, वो हमारे मुकाबले नहीं भी टिकेंगे। तो इससे क्या होता था? वो एक डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन की पॉलिसी अपनाते थे। इंडियन लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। उनको साथ साथ, मतलब यूरोपियन एंड इंडियन लोग एक साथ साथ एक ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की इनकी पॉलिसीज़ होती थी। फ्रेंड्स, आपने एक मूवी देखी होगी मर्द, ठीक है? ये अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी। तो उसमें एक सीन है जहाँ पे एक होटल के बाहर लिखा होता है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मीन्स कुत्ते और जो भारतीय हैं उनको इस होटल में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। तो देखिए, इस तरह का अत्याचार हमारे ऊपर होता था। एंड दोस्तों, उसके बाद अगर हम लॉर्ड लिट्टन की बात करें, जिनका जो टेन्योर था 1876 से लेके 80 के बीच में, तो इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई थी जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। सबसे पहला, इन्होंने ब्रिटिश टेक्सटाइल इंपोर्ट्स पे ड्यूटी ख़त्म कर दी, इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी। तो सब लोग इससे नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि इससे ब्रिटिश गुड्स को फ़ायदा मिला, बट जो इंडियन गुड्स थे उनको इससे नुकसान पहुंचा। देन सेकंड वॉर होती है अफ़गानिस्तान के साथ 1870 से 80 के बीच में, और इस वॉर का पूरा खर्चा इंडियन खजाने पे, भारतीय खजाने पर पड़ता है। तो इससे भी लोग नाराज़ थे। देन तीसरा जो कारण था वो ये था कि उस समय जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता था, उसकी उम्र, उसकी जो एज लिमिट थी, वो लगातार ये लोग कम कर रहे थे। और 1876 में 21 साल से कम करके उसको 19 साल कर दिया था। मीन्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स उसको कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उस समय केवल इंग्लैंड में होता था, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होता था, और वो बहुत टफ होता था। और ब्रिटिश लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके इंडियंस को हम इस एग्जामिनेशन से दूर कर पाएँ, इसलिए वो लगातार उम्र को कम कर रहे थे। एंड दोस्तों, आप खुद देखिए 19 साल की उम्र का जो इंडियन बंदा होगा वो किस तरह से कॉम्पीट करेगा यूरोपियन काउंटर पार्ट से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट था 1877 का दिल्ली दरबार। फ्रेंड्स, इस समय पूरे भारत में अकाल पड़ा होता है, लोग मर रहे होते हैं, और उसके बावजूद भी दिल्ली में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य एक दरबार लगाया जाता है, जिसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। इसके अलावा कुछ एक्ट्स होते हैं, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके थ्रू फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल किया जाता है। आर्म्स एक्ट 1878, इसका भी सब लोग विरोध करते हैं। एंड दोस्तों, जिस तरह से 1857 की रिवोल्ट में स्पार्क था एनफील्ड राइफल्स, उसी तरह से इस समय जब कांग्रेस की स्थापना 85 में होती है, तो उसके पीछे जो स्पार्क था वो था
इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो कि 1883 में होती है। एंड फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये था क्या? दोस्तों, 1883 में उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे रिपन। उनका टेन्योर था 82-84। तो ये एक बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। उस बिल को बोला गया था इल्बर्ट बिल, क्योंकि वो इल्बर्ट के द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड्स, कहानी ये थी कि उस समय तक ऐसा होता था कि जो यूरोपियन लोग अगर कोई क्राइम करते थे तो उसका ट्रायल केवल यूरोपियन जज ही कर सकता था। इंडियन जज को ये परमिशन नहीं थी कि वो यूरोपियन बंदे को ट्रायल कर सके। तो ये रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन था और इल्बर्ट बिल के द्वारा इसको हटाने की बात कही गई थी, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप था। बट दोस्तों, इसका यूरोपियन लोग बहुत ही बड़े लेवल पे विरोध करते हैं। उनका ये कहना था कि बड़े से बड़ा इंडियन बंदा, भले ही वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, तब भी वो एक यूरोपियन बंदे को ट्रायल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इस लायक है ही नहीं। तो उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया और बाद में होता यह है कि इस बिल में मॉडिफिकेशन किया जाता है एंड जो इसका पर्पस था उसको डिफीट कर दिया जाता है। तो इससे जो भारतीय लोग थे, जो इंडियन थे, उन लोगों को ये पता चला कि अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से कोई प्रदर्शन करते हो, विरोध करते हो, तो गवर्नमेंट आपकी मांगे मान लेगी। तो इसलिए ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने एक तरीके से स्पार्क का काम किया था। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 2013 की, तो इस पे ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू, एंड अब आई होप कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर है सी, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस imposed on the Indian magistrates with regard to the trial of the Europeans। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप केवल इन वीडियोस से बने रहिए, मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, उससे पहले भी काफ़ी सारी एसोसिएशंस बनी थी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड दोस्तों, इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस थी, कुछ इनकी विशेषताएं थी। वो क्या थी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस 1850 के पहले बनी थी, उनमें मुख्य रूप से जो वेल्दी और एरिस्टोक्रेट एलिमेंट्स होते थे उनका डोमिनेशन था। मींस जो रईस लोग थे, जो कुलीन लोग थे, जो कि उच्चतम वर्ग से आते थे, उनका रोल ज़्यादा था। लोकल एंड रीजनल सी कैरेक्टर में, मींस ऑल इंडिया बेसिस पर ये नहीं थी। ठीक है, और इनकी मुख्य डिमांड्स क्या होती थी? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, इंडियंस की संख्या बढ़ाइए, एजुकेशन को स्प्रेड कीजिए, ये इनकी मुख्य डिमांड होती थी। एंड दोस्तों, जब हम 1850 के बाद की एसोसिएशंस देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसका रोल ज़्यादा था, जैसे कि लॉयर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, टीचर्स। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एसोसिएशंस थी। फर्स्ट है 1836 बंग भाषा प्रकाशिका सभा। एंड फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना होगा कि कौन सा एसोसिएशन है, किस ईयर में उसको बनाया गया था और उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उसका इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो सभा थी, इसको बनाया था राजा राममोहन राय के एसोसिएट्स के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा कि राजा राममोहन रॉय के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि गलत होगा। उसके एसोसिएट्स के द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसी तरह से थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देन सेकेंड एसोसिएशन आता है 1837 में, द जमींदारी एसोसिएशन। इसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मेन मोटिव क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, उनके इंटरेस्ट को आप सेफगार्ड करो, उनकी रक्षा करो। एंड दोस्तों, इससे जुड़ी सबसे अहम बात यह है कि बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी। इस एसोसिएशन के बनने के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी की शुरुआत होती है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1843 में। ठीक है दोस्तों, अब 1851 में क्या होता है कि ये जो दोनों एसोसिएशंस थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी
एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनका मर्जर हो जाता है और एक नई एसोसिएशन बनती है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दोस्तों, इसके जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, राजा राधाकांत देव, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन राजा काली कृष्ण देव, तो ये इनसे जुड़े हुए अहम किरदार थे, ठीक है। देन 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। 1864 में वही जो हमारे अलीगढ़ वाले थे सैयद अहमद खान, उनके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गई थी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म यूज होती है प्रोमिनेंट पर्सन्स, ठीक है। तो ये जो एसोसिएशंस थी, इनसे जुड़े हुए लोग थे प्रोमिनेंट पर्सन्स, जो कि वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेट एलिमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोमिनेंट पर्सन्स का मतलब किन लोगों से है, तो उसका जवाब होगा वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1866 बाय दादा भाई नेरोजी, ठीक है। देन आता है 1875 इंडियन लीग बाय शिशिर कुमार घोष, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम दादा भाई नेरोजी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर थे, ठीक है। 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी और कांग्रेस के 3 बार के ये प्रेसिडेंट रहे हैं, 1886, 93 एंड 1906 में, ठीक है। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, ठीक है। एक इन्होंने काफ़ी फेमस बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड दोस्तों, इनसे जुड़ी एक अहम जानकारी ये है कि 1892 में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय मेंबर थे, ठीक है। देन 1895 में ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, उसके भी मेंबर बनते हैं। देन 1885 से 88 के बीच में ये मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बनते हैं। एंड दोस्तों, ये काफ़ी लोगों के मेंटर थे, जैसे कि महात्मा गांधी, तिलक एंड गोखले। तो ये बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी थी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो इसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यही है कांग्रेस के पहले। इसने इंडियन लीग को सुपरसीड किया था और ये कब बनी थी? 1876 में। और इससे जुड़े लोग थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। एंड दोस्तों, इस एसोसिएशन के बनने के पीछे जो कारण था वो ये था कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी उसकी एक्टिविटीज़ से, उसकी पॉलिसीज़ से ये लोग नाराज़ थे, क्योंकि वो प्रो लैंडलॉर्ड उनकी पॉलिसीज़ होती थी, केवल ज़मींदारों के बारे में ही वो लोग बात करते थे। एंड फ्रेंड्स, कांग्रेस से पहले की सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएशन यही है, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन। एंड दोस्तों, इनका जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों को एजुकेट किया जाए, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जाए, लोगों को पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर उनको जागरूक किया जाए। फॉर एग्जांपल कि क्या उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन जगहों पर इस चीज़ को किया गया है। तो इस तरह से पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे लोगों को एजुकेट किया जाता था, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जाती थी। देन काफ़ी सारे इश्यूज़ को इन्होंने रेस किया था, जैसे कि जब 1877 में आईसीएस के लिए एज लिमिट को कम किया गया था तो उसका इन्होंने विरोध किया था। इनकी ये डिमांड थी कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो आप इंग्लैंड और इंडिया दोनों में एक साथ करवाओ ताकि लोगों को फ़ायदा हो, भारतीय लोगों को। इसके अलावा इनकी ये भी डिमांड थी कि जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उनमें मैक्सिमम भारतीय लोग होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। देन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है 1883 में, जहाँ पे एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है कैलकाटा में बिटवीन दिसंबर 28 एंड दिसंबर 30 के बीच में। एंड दोस्तों, आपको पता है कि बाद में कांग्रेस के भी सेशन इसी तरह से होते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है हमारे लिए। बट इसके पीछे इशू क्या था कि एक ऑल इंडिया बॉडी नहीं थी, इसका मेन जो एरिया था वो बंगाल तक ही ये सीमित थी। ठीक है, बट क्योंकि ये 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मर्ज भी हो जाती है बाद में, तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों।
अब हम बात करेंगे बॉम्बे में कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी। सबसे पहला है पूना सार्वजनिक सभा, जो कि 1867 में इसकी स्थापना हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, एमजी रानाडे के द्वारा। तो दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इससे जुड़े लोग थे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलांग। देन अगर हम मद्रास की बात करें तो 1884 में द मद्रास महाजन सभा, और उससे जुड़े लोग थे एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंदा चरलू। फ्रेंड्स ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हमें याद होनी चाहिए, ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से 3 ऑर्गेनाइजेशन दी हुई हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में पूछा गया है और हमें बताना है कि कौन सा पेयर सही है, कौन सा पेयर गलत है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसकी स्थापना, उसकी फाउंडेशन किस तरह से होती है। तो फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम इनके द्वारा की जाती है। दिसंबर 1885 में ये काम होता है और कहाँ पे होता है, बॉम्बे में, वहाँ के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये फर्स्ट सेशन होता है। एंड दोस्तों इससे पहले 1883 में और 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑलरेडी 2 सेशन हो जाते हैं। एंड दोस्तों ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, वही है जिसमें आनंद मोहन बोस एंड S.N. बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी जो अध्यक्षता है वो की जाती है W.C. बनर्जी के द्वारा, मीन्स वोमेश चंद्र बनर्जी इसको प्रिसाइड करते हैं। एंड फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ चीज़ें आपको जाननी होगी कि हर साल दिसंबर में इसका सेशन होता था, बाद में चेंजेस भी हुए बट जनरली दिसंबर में इसका सेशन होता था और डिफरेंट प्लेसेस पे होता था। ठीक है, और इसमें यह रूल था कि जिस भी प्लेस पे सेशन हो रहा है तो प्रेसिडेंट उस प्लेस का नहीं होगा, किसी दूसरे प्लेस का होगा। तो ये कुछ रूल्स बनाए गए थे। एंड फ्रेंड्स 1890 में कादम्बिनी गांगुली, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन ग्रेजुएट थी, वो कांग्रेस सेशन को एड्रेस करती है। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि वो केवल एड्रेस किया था, ठीक है, उसकी प्रेसिडेंट नहीं थी। तो इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा और हो सकता है आप गलत भी कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़िएगा कि हर की वर्ड पे आपको ध्यान देना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जब फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का तो उसमें S.N. बनर्जी और उनके साथ वाले जो बंगाल के लीडर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो जो सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो लोग बिजी थे, जो कि कलकत्ता में हो रही थी। तो इसलिए जो फर्स्ट सेशन था INC का उसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट जो सेकंड सेशन था वो एक ऑल इंडिया एक कांग्रेस थी जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि 1886 में फिर मर्जर हो जाता है और जो सेकंड सेशन होता है कांग्रेस का उसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नेहरू। तो ये हमें याद होना चाहिए। फ्रेंड्स अब कांग्रेस की स्थापना के साथ एक थ्योरी जुड़ी हुई है, वो है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। थोड़ा इसको समझते हैं। एंड फ्रेंड्स सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वॉल्व का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स आप सब लोगों को पता होगा एक पाइपलाइन में वॉल्व का यूज़ किया जाता है। अगर वॉल्व बंद है तो मीन्स वाटर का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, और अगर वॉल्व आपने खोल दिया है तो मीन्स पाइपलाइन में से वाटर का फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए इसी तर्ज पर सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी दी गई थी और जो लाला लाजपत राय थे वो इस थ्योरी को मानते भी थे। अब दोस्तों ये थ्योरी क्या थी, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि 1879 में एक इंसिडेंट होता है। वासुदेव बलवंत फाड़के एक आर्म्ड अपराइजिंग करते हैं महाराष्ट्र में। अब दोस्तों उस समय जो अंग्रेज लोग थे उनको ये लगता है कि अगर लोगों में गुस्सा तो है ही सही, अगर जो एजुकेटेड क्लास है उन्होंने इन लोगों का साथ दिया तो एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी रिवोल्ट हो सकती है, जैसा कि 1857 में हुई थी। तो वो ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही गई थी
वो क्या थी ऑर्गेनाइजेशन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ताकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपने व्यूज़ को, अपने डिसकंटेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसका मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, जो अभी के जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है। दोस्तों, जब तक गवर्नमेंट उनसे बात कर रही थी तो उनका एरिया सीमित था दिल्ली के आसपास, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने उनसे बात करना बंद कर दिया तो वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ पे पंचायतें कर रहे हैं, अब वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट मत दो। तो दोस्तों, अगर लोगों को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो फिर उसका एंड क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि फिर बात बढ़ती चली जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इंग्लिश लोगों ने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी और उसको एक सेफ्टी वॉल थ्योरी बताया गया था। पर दोस्तों, ये कुछ लोगों का मानना था, बट बाद में इस व्यूज़ में चेंज आते हैं, वो भी हम देखेंगे। जो सेकंड व्यू है वो है आरपी दत्त का। उनका क्या कहना था कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि एक पॉपुलर अपराइजिंग को रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। पर दोस्तों, जो सबसे फेमस जो थ्योरी है जिसको बहुत लोग मानते हैं वो ये है कि बिपिन चंद्रा का भी यही ऑब्जर्वेशन था कि जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने ए.ओ. ह्यूम को एज ए लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज़ किया था। इसका क्या मतलब है दोस्तों? अगर कांग्रेस के लोग खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाते तो हो सकता था कि ब्रिटिश लोग उसको न बनने देते, बट उन्होंने ए.ओ. ह्यूम को यूज़ किया और उसकी बात को लोग नहीं टालते, तो उसमें संभावनाएं ज़्यादा थी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। तो इसलिए ये थ्योरी काफ़ी फेमस है, लाइटनिंग कंडक्टर वाली थ्योरी, और ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स, कांग्रेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे ये भी इंपॉर्टेंट है। टू फाउंड अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये ऑब्वियस सी बात है, लोगों को एजुकेट करना, ठीक है, लोगों के बीच में यूनिटी को प्रमोट करना, ठीक है, एक एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, लोगों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना और लोगों की डिमांड को गवर्नमेंट के पास रखना, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। एंड दोस्तों, यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव सोशल रिफॉर्म भी था, तो उसका जवाब होगा नहीं। उसके लिए अलग से सोशल सर्विस लीग बनाई गई थी, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। राइट दोस्तों, अब हम बात करेंगे एरा ऑफ मॉडरेट्स की। 1885 टू 1905 20 साल का ये दौर था, जिसको एरा ऑफ मॉडरेट्स मीन्स नरमपंथी का जो युग है या दौर है, वो ये 20 साल का था। और कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इसमें? दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये सब मॉडरेट्स कहलाते थे। अब दोस्तों, ये मॉडरेट्स की अप्रोच क्या थी? क्यों उनको नरमपंथी कहा जाता था? दोस्तों, मॉडरेट्स थे नरमपंथी एंड चरमपंथी बोला जाएगा एक्सट्रीमिस्ट को, ठीक है। अब ये जो मॉडरेट लोग थे, इनकी अलग अप्रोच थी। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन में भरोसा रखते थे। अब इसका मतलब क्या होता है? मीन्स जो भी कानून बनाया गया है उस कानून के दायरे में रह के ही आपको विरोध प्रदर्शन करना है, ठीक है। आप उसकी दीवार से बाहर नहीं जा सकते हो, आप हिंसा नहीं करोगे, ठीक है। तो ये होता था कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन। और इनका ऐसा भी मानना था कि ये जो ब्रिटिश रूल है ये भारत के लिए अच्छा है, सबसे पहली बात। लेकिन समस्या ये है कि ब्रिटिश लोगों को ये नहीं पता है कि भारतीय लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड्स हैं। तो अगर हम लोग उनको ये चीज़ बता सकें कि भाई हम लोग ये चीज़ चाहते हैं, तो वो जो ब्रिटिश लोग होंगे वो उसको मान लेंगे। तो ऐसा इन लोगों का मानना था और इसी दिशा में ये लोग अपना काम करते थे। और कैसे करते थे? सबसे पहले एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करेंगे, मींस हमारी डिमांड्स क्या हैं, और फिर उन डिमांड्स को प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को। कैसे? कोई रिजोल्यूशन पास करके, पेटिशन के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से उन डिमांड्स को गवर्नमेंट के पास पहुंचाएंगे। तो ये इनका तरीका होता था। तो इस अप्रोच में बेसिकली दो फ्रंट पे काम होता था। पहला, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जाए, और दूसरा, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएट किया जाए कि आप हमारी डिमांड्स को मान लो। अगर वो गवर्नमेंट आपकी डिमांड को नहीं मानेगी तो फिर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन होगा। मेथड ऑफ प्रेयर एंड पेटिशन मीन्स आपको जी हजूरी करनी है, आपको लिख के देना है कि भाई ये हमारी डिमांड है, आप इसको मान लीजिए, आप नहीं मानोगे तो हम प्रदर्शन करेंगे। तो ये उनकी अप्रोच होती थी, ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि 1889 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी लंदन में, ठीक है, और इंडिया उसका इम्पोर्टेंट ऑर्गन था, मीन्स ए जनरल था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और दादा भाई नेरोजी ने काफ़ी अहम रोल इसमें निभाया था। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये था कि 1892 का जो सेशन होगा कांग्रेस का वो हम लंदन में करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि 1891 में वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, इसलिए वहाँ पे ये सेशन नहीं हो पाता है और उसके बाद कभी हो भी नहीं पाता है। तो कांग्रेस के सारे सेशन भारत में हुए थे, बाहर एक भी सेशन नहीं हुआ था। हालांकि कोशिश की गई थी बट उसका नतीजा नहीं निकला था। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो मॉडरेट लोग थे इनका ऐसा मानना था कि ब्रिटेन के कनेक्शन भारत के हित में है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग हैं वो भारत का भला चाहते हैं बट उनको पता ही नहीं है कि हमारे हित में क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए हम उनको बताएंगे। तो उनका ऐसा मानना था कि जो ब्रिटेन का कनेक्शन होगा हमारे लिए वो अच्छा होगा। और जहाँ तक डायरेक्ट चैलेंज की बात है, आज़ादी की बात है, तो वो ये कहते थे कि अभी वो समय नहीं आया है, ठीक है, वो समय अभी नहीं आया है, अभी हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। और वो ये चाहते थे कि रिफॉर्म्स लाए जाएं। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्स बना रही है, जो भी लॉ पास कर रही है, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मॉडरेट्स थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो सबसे पहला तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक क्रिटिक थे सबसे बड़े, इन्होंने ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की थी कि किस तरह से ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारत की जो वेल्थ है उसका ड्रेनेज हो रहा है, वो ड्रेन हो रही है कहाँ पे? यूरोप में हो रही है। और इसमें प्रोमिनेंट लोग कौन थे? दादा भाई नेरोजी, आर.सी. दत्त, ठीक है, ये सब इसमें शामिल थे। इन्होंने लोगों को ये बताया कि किस तरह से जो एक सेल्फ सफिशिएंट इंडियन इकोनॉमी थी वो अब एक कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई है, केवल एक रॉ मटेरियल की सप्लायर बन गई है। तो इस तरह से इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से ब्रिटिश लोगों का शासन हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और ये भी बताने की कोशिश की कि भारत की जो पॉवर्टी है, जो हमारी बैकवर्डनेस है, उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो क्या है? ब्रिटिश रूल। तो ये इनका सबसे अहम योगदान था, ठीक है। अब इस चीज़ को लेके देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया था 2015 में कि हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो आई होप आप इसका आंसर सही दे पाओगे। ये तीनों ही लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इनका सेकंड कंट्रीब्यूशन, वो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। 1920 के पहले ऐसा कोई मेजर पावर थी नहीं हमारी काउंसिल्स में, बट जब कांग्रेस बनती है 1885 में, तो 1885 से लेके 1892 के बीच में ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं। और वो रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसको आप एक्सपेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग उसमें होने चाहिए। दूसरा, इन काउंसिल्स में आप रिफॉर्म्स लेके आओ, मीन्स इनको ज़्यादा पावर दो, ठीक है, क्योंकि अगर पावर नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये रिफॉर्म्स की बात ये लोग करते हैं। बट जब 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है तो उससे ये सब लोग नाराज़ होते हैं, क्योंकि जो ये लोग चाहते थे वो उसमें हुआ नहीं। एंड दोस्तों, ये जितने भी एक्ट्स पास हुए थे इसके लिए हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, वो वहाँ पे हम सारे के सारे जो एक्ट होंगे उसको एक ही जगह पे कवर करेंगे। तो दोस्तों, जब ये लोग इससे नाराज़ हुए तब इन्होंने एक स्लोगन दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है? ये इन्होंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मारा कहाँ से? अमेरिकन रिवॉल्यूशन से। वहाँ पर भी इसी तरह का स्लोगन दिया गया था कि मीन्स पूरा टैक्स हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो रूल्स हैं वो कोई फॉरेनर बना रहा है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कहाँ पे? असेंबली में। तभी हम लोग टैक्स देंगे, हम पैसा तभी भरेंगे जब आप हमें रिप्रेजेंट करोगे। कहाँ पे? असेंबली में, ठीक है। इसके अलावा इनका तीसरा कंट्रीब्यूशन था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में, मीन्स ये स्पीच फ्रीडम की बात करते हैं, ये एसोसिएशन की बात करते हैं, ये फ्री प्रेस की बात ये लोग करते हैं। देन उसके बाद आता है कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने सबसे बड़ी जो इन्होंने डिमांड की थी वो ये की थी कि जो गवर्नमेंट सर्विस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग होने चाहिए, उसका इंडियनाइजेशन होना चाहिए। अब ये इन्होंने क्यों कहा था फ्रेंड्स? इन्होंने 3-4 इसके लॉजिक दिए थे। सबसे पहला ये था कि जो यूरोपियन एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जबकि जो उसका इंडियन काउंटर पार्ट होगा वो कम सैलरी में भी काम कर लेगा। तो एक तो ये इकोनॉमिकल होगा।
दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जो यूरोपियन एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी मिलेगी, उनको पेंशन मिलेगी, वो भारत के खजाने से मिलेगी और वो उसको लेके जाएंगे यूरोप। तो ये तो हमारी संपत्ति का ड्रेन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा था मॉरल ग्राउंड, वो ये था कि जो इंडियन लोग हैं वो समझ सकते हैं कि भारतीय लोगों की नीड्स क्या हैं, वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो इसलिए भी भारतीय लोगों को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। और ये जो मॉरल ग्राउंड था ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1897 में। ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इन लोगों ने बात की कि आप जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट करो, ठीक है दोस्तों, ताकि एक ही ऑर्गन में सारी पावर शामिल ना हो जाए। इन्होंने जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि उसमें इंडियन पैसे का यूज होता था, ठीक है। ये लोग चाहते थे कि वॉर की जगह वेलफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो, ताकि इसका फ़ायदा भारत के लोगों को ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम थोड़ा इवेल्युएट करें कि क्या क्या चीज़ इन्होंने की जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ, तो सबसे पहला तो ये लोग एक यूनिटी की भावना जगाने में कामयाब हुए थे। एक नेशनल अवेकनिंग की बात होती है, उसमें ये कामयाब हुए थे, ठीक है। इन्होंने लोगों को पॉलिटिकल वर्क करने के लिए ट्रेन किया था, ठीक है। इन्होंने कॉलोनियल रूल के जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर था उसको एक्सपोज करने में अहम भूमिका निभाई थी। हम ऑलरेडी बता चुके हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसके अलावा आगे जो मूवमेंट होने वाले थे उसके लिए एक सॉलिड बेस क्रिएट कर दिया था। बट दोस्तों सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इन्होंने मासेस को शामिल नहीं किया था, वुमेन को शामिल नहीं किया था, उनको इग्नोर किया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ऐसा मानते थे कि जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, वो उसमें काफ़ी सारे डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, तो अभी उन लोगों पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए एक नैरो सोशल बेस था, पॉलिटिकल फेथ इनका नहीं था लोगों के ऊपर, तो इसलिए इनका ये मानना था कि पहले आप इन लोगों के बीच के डिविजन्स को कम करो, उनको एक नेशन के साथ जोड़ो और उसके बाद हम इनको शामिल करेंगे। पर दोस्तों यहीं पर इन्होंने गलती की थी, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल होने के बाद ही ये डिविजन्स कम होते, ना कि पहले। तो इस चीज़ को वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इस चीज़ को समझ गए थे कि अगर हमें मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो मासेस का रोल इम्पोर्टेंट है, और यही एक महत्वपूर्ण वजह होती है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की, ठीक है दोस्तों। वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जब कांग्रेस बनती है तो इस दौरान गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या होता है। दोस्तों गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है खुश तो नहीं होगी, ठीक है, एक हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है गवर्नमेंट का। हालांकि गवर्नमेंट ने ही परमिट किया था कि कांग्रेस बने, बट गवर्नमेंट चाहती थी कि कांग्रेस अपनी एक्टिविटी सोशल इश्यूज़ पे केंद्रित करे, वहीं पे कन्फाइन करे, बट कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। वो तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उनको क्रिटिसाइज़ कर रही थी, तो इससे लोग नाराज़ थे, ठीक है। और तरह तरह के नामों से कांग्रेस को बुलाया गया, जैसे कि सेडिशियस ब्राह्मण्स, डिसलॉयल बाबूज, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। सेडिशन मतलब क्या होता है? राजद्रोह, ठीक है। तो राजद्रोह की बातें वहाँ पे होती थी। और फिर दोस्तों कांग्रेस को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़ किया था। और वो किस तरह से किया था? सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह जो कि बनारस के थे, इन दोनों ने मिलके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और इसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो था कि कांग्रेस के प्रोपोगेंडा को आपको काउंटर करना है। और इसको कब बनाया गया था? 1888 में। तो दोस्तों इस तरह से गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। एंड दोस्तों आज का ये हमारा लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। इसके बाद हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिल जाएं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।